नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नेपाल के प्रोटेस्ट पर। नेपाल में जो अभी चल रहा है, इतना कुछ घटित हुआ है यहाँ पर पिछले 4 दिनों में कि नेपाल के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई घटना घटित हुई होगी। और पूरी दुनिया में ये शायद पहला उदाहरण होगा जहाँ किसी देश के युवा वर्ग है, उसने मात्र 4 दिन के अंदर सरकार को गिरा दिया और नई सरकार भी गठित कर दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। जैन जैन जी के द्वारा जो कारनामा किया गया है, कुछ ऐसी घटनाएं जो होनी चाहिए थी वो भी घटित हुई, और कुछ ऐसी अवांछित घटनाएं भी घटित हुई जो शायद नेपाल कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके इतिहास में दोबारा से घटित हों। तो आज हम चर्चा करते हैं इसी पूरे सेशन को। हम नेपाल पर आधारित सारी चीज़ों को बारीकी से समझते हैं कि नेपाल में ऐसा आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे अब क्या होने वाला है। देखिए, फिलहाल की स्थिति ये है कि सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला पीएम बन गई हैं। ये अंतरिम सरकार की पीएम बनी हैं और इनको शपथ दिला दी गई है। 8:45 का आज टाइम दिया था, लगभग 20 मिनट बाद, यानी जो तय समय था उसके 20 मिनट बाद उनको शपथ दिला दी गई। और ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नेपाल की। तो यहाँ पर सुर्खियों को आप देखें, सुशीला कार्की बिकम्स नेपाल इंटरिम पीएम, फर्स्ट वुमन टू लीड द कंट्री। यानी ये नेपाल को लीड करने वाली यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अगर हम इनकी बात करें, सुशीला कार्की जो है, इनका थोड़ा सा आपको परिचय बता देते हैं। देखिए, इनके जो रेस में वैसे 4 लोग थे जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। चारों का परिचय मैं आपको बताऊंगा। उनमें सबसे ज़्यादा जो इनके अपोजिट में जो वास्तव में जो हकदार थे या माना जा रहा था कि उनको भी बनाया जा सकता है, वो थे मेयर वालेन शाह। मेयर वालेन शाह जो है उन काठमांडू के मेयर हैं और इनको प्रधानमंत्री पद के लिए इनको भी दावेदार माना जा रहा था। लेकिन वालेन शाह ने खुद ही सुशीला कार्की को समर्थन दिया और उसके बाद सहमति बनी, सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जैन जी जो है, यानी उसके जो लीडर्स हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं के फेवर में थे और इनको इस तरीके से राष्ट्रपति ने शपथ दिला दी है। सुशीला कार्की जो है, इनके बारे में अगर हम बात करें, इनका जो परिचय आपको बताएं, तो इन्होंने पहले ये महिला जज रह चुकी है वहाँ पर। यानी पहले नेपाल में इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। इनका जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, ये भारत की जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है पॉलिटिकल साइंस में, वहाँ से एमए किया है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं और उसके बाद इन्होंने कई भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार ऐसे कार्य किए हैं जो चर्चा में रहे हैं। आप ये मान के चलिए, 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही। 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया और सुशीला कार्की पर पूर्वाग्रह और कार्यपालिका में हस्तक्षेप का आरोप भी लगा है। लेकिन इस बीच में इनकी छवि बहुत साफ रही है। ईमानदार एक व्यक्तित्व के रूप में इनको जाना जाता है। कई हाई प्रोफाइल ऐसे केस थे, मामले थे जिनमें भ्रष्टाचार से जो ग्रसित लोग हैं उन पर इन्होंने बात उठाई और उनको सजा दिलवाई। इसलिए इनको एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में जाना जा रहा था और वो इसीलिए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख और जैन जी, इनके बीच में लगातार वार्ता चल रही थी कि भाई किसको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो यहाँ 4 नाम थे इनके सामने, सुशीला कार्की, बालेंद्र शाह और कुलमान घिसिंग और हरका संपांग। अब इनमें से सुशीला कार्की का नाम सामने आ गया है, बाकी लोग जो हैं हट गए हैं। कुलमान घिसिंग जो है, इनको लाइटमैन के नाम से जाना जाता है। इनकी बहुत यहाँ पर साफ छवि है, यानी ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जमशेदपुर से की है और ये जैसे कि नेपाल में बिजली व्यवस्था को बनाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनको लाइटमैन कहते हैं। बिजली चोरी का बहुत ज़्यादा करप्शन वहाँ पर होता था, उसमें इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई थी। फिर हम बात करें बालेन साहब बहुत लोकप्रिय नेता हैं वहाँ पर, और ये जनरली वैसे भारत विरोधी माने जाते हैं। सुशीला कार्की को कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में देखा जाता है और उन्होंने हाल ही में अपना एक बयान भी दिया था कि वो इंडियन गवर्नमेंट के जो लीडर हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाइक करती है। उनके कार्य जो है करने की जो यानी एक तरीका है उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं।
तो कहीं ना कहीं सुशीला कार्की का अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनना, बाहर ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि भारत सरकार के साथ संबंध कहीं ना कहीं अच्छे सुधरेंगे। अगर यहाँ पर बालिन शाह की बात करें तो ये भारत के विरोध में कई बार ऐसे स्टेटमेंट देते रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, नेपाल के लिए एक ईमानदार छवि रखते हैं और युवा जो शक्ति है उसकी पसंद में आते हैं। ये पेशे से वैसे एक सिंगर हैं, हिप हॉप सिंगर के रूप में रैप म्यूजिक से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर मेयर के रूप में भी काम कर रहे हैं तो काफ़ी समय से। हालांकि इनकी भी पढ़ाई लिखाई का जो पूरा बैकग्राउंड रहा है वो भारत से ही रहा है। बालेंद्र शाह जो हैं कर्नाटक में इन्होंने इंजीनियरिंग की है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सारी चीजें हो चुकी हैं। ये चीज तो आज की खबर हो गई कि भाई सुशीला कार्की जो है अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बना दी गई हैं, पहली महिला पीएम बन गई हैं। लेकिन यहाँ सारी चीजें जो है, जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि नेपाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो बड़ी आश्चर्यचकित घटनाएं हैं, बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, हृदय विदारक घटनाएं हुई हैं। महिलाओं को जला दिया गया है और जो लीडर्स थे उनको ऐसे समझिए सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है और अरबों की संपत्ति को नष्ट किया गया है। अब लोकतंत्र में जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, जो जो देश आपकी ही संपत्ति है, उस देश का हर वस्तु हर सामान आपकी संपत्ति है, उसको इस तरीके से बर्बाद करना शायद एक आक्रोश में किया गया कार्य है। ये सोच समझ कर तो किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया होगा जिस तरीके से, क्योंकि भीड़ जो होता है, कहते हैं भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता, केवल कार्य होते हैं। भीड़ जो है भागती है एक तरफ, जो उसको सामने दिखता है उसी को वो नष्ट करते हुए चली जाती है जब आक्रोशित भीड़ होती है। तो यही शायद नेपाल में हुआ। लेकिन आपको ये समझना होगा कि नेपाल में इस आक्रोश के पीछे, इस गुस्से के पीछे युवा शक्ति इतनी क्रोधित क्यों हुई, इसके पीछे के कारण क्या हैं, समझिए। तो इस पर अगर हम नजर डालें पूरी चीजों पर तो समझना, इसमें हम कुछ पॉइंट्स जो हैं उन पर ध्यान दीजिए। देखिए, तात्कालिक कारण जो था नेपाल में, तात्कालिक कारण मतलब किस तरीके से ये विद्रोह आगे बढ़ा, वो तो सोशल मीडिया पर बैन था। यानी जो सरकार है वहाँ की, उसने वहाँ के जो लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उन पर रोक लगा दी थी और उससे जो युवा हैं उनको बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ और गुस्सा आया और वो सभी एकत्रित होने लगे। लेकिन ये जो गुस्सा था ना, वो अचानक नहीं था, अचानक नहीं था, बल्कि पहले से ये चीज़ें नेपाल में कहीं ना कहीं युवाओं के दिमाग में भरी जा रही थी। लगातार उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि सरकार उनकी बहुत ज़्यादा करप्ट है। नेपाल में बहुत सारी ऐसी स्थिति, जैसे कि हम कहें 4 साल में 3 बड़े घोटाले। देखिए, यहाँ पर गिरी बंधु भूमि स्वैप 2021 में हुआ है 54,600 करोड़ रुपए का एक घोटाला। ओरिएंटल कोऑपरेटिव बैंक का 2023 में 13,600 करोड़ रुपए का एक घोटाला हुआ है। कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड ये 70,000 करोड़ के आसपास घोटाला हुआ है। और इसमें यहाँ के जो भी नेता जो हैं, जो कि टॉप लीडर्स हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, पूर्व प्रधानमंत्री हों, चाहे फिर मंत्री जितने भी हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनके सबके नाम थे। तो जनता उनके करप्शन को लेकर आक्रोशित थी, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उनके प्रति घृणा बढ़ती जा रही थी। दूसरी बात, सियासी अस्थिरता। देखिए, पिछले 5 साल में 3 प्रधानमंत्री और पिछले 17 साल में लगभग 15 बार सत्ता परिवर्तन वहां पर हुआ है। यानी नेपाल में एक स्थायी लोकतंत्र सरकार नहीं बन पा रही थी। 2008 तक नेपाल में राजशाही चलता था। यानी वहां पर जो उनके अंतिम शासक थे ज्ञानेंद्र, उनके नेतृत्व में वहां पर सारी सरकारें चलती थी। लेकिन 2008 में उनको हटाने के बाद जब लोकतंत्र स्थापित किया गया और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी और लोकतांत्रिक पार्टी दोनों ही एक तरफ से, मान लीजिए दोनों का ही अपना अपना एक वो था, यानी एक स्थान था, जिसमें अभी पिछले कुछ समय से कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि चीन के कहीं ना कहीं दबाव में या चीन के प्रभाव में रहकर चल रही थी, उनका प्रभाव बना हुआ था और लगातार सरकारें बदलती जा रही थीं। ये पार्टी एक दूसरे को यानी एक दूसरे को हराकर फिर उन्हीं में से 3-4 लोग उन्हीं में से घूम घूम कर प्रधानमंत्री बनते जा रहे थे। तो ये एक बड़ी बात थी। फिर बेरोजगारी और असमानता। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लगभग 10 से 20% तक बढ़ गया था और 20% लोगों के पास आधी से ज्यादा संपत्ति थी। यानी यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा एक विचार वहाँ की युवाओं के नजर में आ रहा था कि हम लोग गरीब होते जा रहे हैं, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी और इन नेताओं के जो बच्चे हैं
जिनको नेपो किड्स के नाम से इस प्रोटेस्ट में दिखाया गया, वो बच्चे पूरे तरीके से मजे कर रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी पिक्चर्स भी वायरल हो रही थी। उनको देखकर भी एक गुस्सा यहाँ पर बढ़ता जा रहा था। फिर विदेशी दबाव, कभी अमेरिका कभी चीन, इनके पक्ष में यहाँ की सरकारें स्वतंत्र अपना डिसीजन कोई भी नहीं ले पाती थी। भारत से दूरी, भारत से देखिए नेपाल के अच्छे संबंध रहे हैं हमेशा, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेयर करता आ रहा है, और कम्युनिस्ट पार्टी के आ जाने से चाइना का प्रभाव वहां बढ़ता जा रहा था। और हाल ही में एक घटना हुई, भारत और चीन के बीच में व्यापार को लेकर एक बात हुई। प्रधानमंत्री जी अभी जब गए थे तो आपको ध्यान हो तो वहां पर एक लिपुलेख जर्रा जो है उसको लेकर ट्रेड रूट की बात हुई थी, और ट्रेड रूट जो है उस पर नेपाल कहीं ना कहीं ये मानता है कि वो अपना हक मानता है नेपाल, और भारत के उत्तराखंड से होकर वो निकलता है, तो भारत उसके हमेशा वो हिस्से में रहा है, लेकिन नेपाल उस पर दावा करता है, यानी एक विवाद का विषय है। तो भारत के प्रति कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बनाने वाला ये निर्णय भी रहा। फिर भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, यानी नेता जो हैं उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे, जो मैंने बताया, उन सभी की जो सुख सुविधाएं हैं उनको देखकर भी वहां का युवा आक्रोशित हो रहा था। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ, सरकार के जो कारनामे थे, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ सोशल मीडिया पर बातें शुरू हो गई, और सरकार ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि युवा वर्ग जब इकट्ठा हो रहा था तो इन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि भाई इसको किस तरीके से दबाया जाए। तो देखिए, इस आंदोलन की, मैं अभी घटनाओं पर आऊंगा, लेकिन इस आंदोलन की जो बागडोर संभाली है, इसका जो सबसे प्रमुख जो व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति एक एनजीओ से आता है। एनजीओ का नाम है हामी नेपाल। हामी नेपाल का एक एनजीओ लगभग 10 साल पहले नेपाल में शुरू हुआ था। इसी हामी नेपाल एनजीओ के द्वारा जैन जी जो हैं, यानी युवा शक्ति जो है, उसको एकत्रित किया गया। सुदान गुरुंग जो है, ये व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, ये लगभग 36 वर्ष का एक युवा है। ये व्यक्ति इस हामी नेपाल को संभालता है, यानी इनके द्वारा इस पर कार्य किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि देश में जो गलत अवैध गतिविधियां चल रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके खिलाफ लोगों को, नए जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, उनको सबको एकत्रित किया जाए, उनमें जागृति लाई जाए। यही हामी नेपाल का उद्देश्य है। हामी नेपाल जिसको संभालने वाले सुदान गुरुंग हैं, इनके विशेषज्ञ हैं संदुक रुइत जो हैं, इनके बच्चे की डेथ हो गई थी भूकंप में। उसके बाद से इस एनजीओ से ये जुड़े हुए हैं, और ये पेशे से डॉक्टर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं नेपाल में। ये इसको चलाते हैं और उनको गाइड करते हैं। देखिए, जैन जी जो शब्द है यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। ये जनरेशन को दिखाता है, उस जनरेशन को दिखाता है जो वर्तमान में कॉलेज में पढ़ रही हैं। जैन जी का मतलब है ऐसे बच्चे जो 1997 से 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ है। इसका मतलब इनकी आयु जो है लगभग 18 से 25 साल के आसपास होगी। इस समय ये सभी कॉलेज के विद्यार्थी हैं, तो ये बिल्कुल युवा वर्ग है। और 2012 के बाद जो बच्चे जन्म हुए, 2013 से 2025, इनको जनरेशन अल्फा कहा जाता है। तो ये जनरेशन अलग अलग डिवाइड की हुई हैं। जैसे कि 1981 से 1996 जिसमें हम लोग आते हैं, ये मिलेनियल्स जनरेशन वाई कहलाती है। ये वो जनरेशन है जिसने संक्रमण काल को देखा है, जहां पर मोबाइल, टेलीविजन वगैरह, इनका मोबाइल का तो अस्तित्व ही नहीं था, टेलीविजन का बहुत सीमित उपयोग था, और फिर इन्होंने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया। यानी हम लोग जिस जनरेशन में हैं वो हैं जिन्होंने विदाउट टेक्नोलॉजी और अब फुल ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों को साथ देखा है। लेकिन ये जनरेशन जैन जी जो है, ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही जन्म लिया है। और आने वाली जो जनरेशन 2013 से 2025 जो कि अब एक्टिव होगी, ये अब बड़ी हो रही है जनरेशन, ये पूरी कंप्यूटराइज्ड और एआई के क्षेत्र में ये जन्म ली है। यानी ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के साथ ही चल रही है। तो इस तरीके से जनरेशन को यहाँ डिवाइड किया गया है। तो कहने का मतलब, इस तरीके से सारी चीजें चल रही थी। 28 अगस्त को एक्चुअल में जो सरकार है, नेपाल की सरकार ने जब इस चीज को देखा कि लामबंदी हो रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें हो रही हैं,
तो इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं इनको पहले से ही आगाह किया 2023 में। 2023 में इन्होंने कहा कि आप सभी को रजिस्ट्रेशंस कराने होंगे हमारे यहाँ पर कार्य करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी फ्रॉड न्यूज़ या फिर ऐसी न्यूज़ हैं जो इलीगल न्यूज़ हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं और उनको हम रेगुलेट करना चाहते हैं। लेकिन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वो कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। तो यहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया था 28 अगस्त का। 28 अगस्त को सरकार ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहा कि 7 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें फेक आईडी, हेट स्पीच, साइबर क्राइम ऐसी जो घटनाएं हैं इनको हम लिमिटेड करना चाहते हैं। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है जब ऐसा नहीं कर पाए तो फिर सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी, यानी इनको बंद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि साहब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करा लेते तो फिर ये सारा कुछ घटित ही नहीं होता, इन्होंने क्यों नहीं कराया? तो देखिए, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो अपनी जो सफाई दे रहे हैं वो क्या है वो समझना। ये कहते हैं कि भाई अगर हर कंपनी को नेपाल में लोकल ऑफिस रखना पड़ेगा, मतलब आप जो चाह रहे हो कि भाई ये हेट स्पीच हटाया जाए, ये यहाँ से साइबर क्राइम की कोई घटना है इसको हटा दो, कहने का मतलब आपको कोई मैसेज डिलीट करना है, किसी सर्कुलेशन से बचना है, तो हमें उसके लिए अपना आदमी बिठाना पड़ेगा, लोकल एक ऑफिस वहां पर खोलनी पड़ेगी। अब ये ऐसा करने के लिए आपको गलत कंटेंट हटाने के लिए आपको लोकल अधिकारी अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि नेपाल एक छोटा देश है, वहाँ पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है। हम हर जगह हर देश में अपनी ऐसी लोकल ऑफिस नहीं खोल सकते। व्हाट्सएप या फिर मान लीजिए फेसबुक, मेटा, इन सभी की तरफ से ये दलील दी गई। भारत जैसे देश जिसमें कि बहुत ज़्यादा 50 करोड़ यूजर हैं, तो वहाँ पर हमने ऑफिस खोल रखे हैं क्योंकि वहाँ एक मास लेवल पर कंटेंट जनरेट होता है, मास लेवल पर यूजर्स हैं। लेकिन नेपाल जैसे छोटे देश में हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने कहा। और ऐसा कहा तो फिर सरकार ने 8 सितंबर को इन सभी पर, इन सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। 8 सितंबर पर जैसे ही बैन लगाया तो युवा वर्ग जो है इससे और आक्रोशित हो गया। और देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आम जनता भी, युवा वर्ग के अलावा आम जनता भी यूज करती है, तो वो सब भी कहीं ना कहीं इससे नाराज हुए और उन सब ने भी उनका शुरुआती तौर पर सपोर्ट किया। और इस तरीके से ये जो लोग हैं यानी युवा वर्ग जो है वो सड़कों पर इकट्ठा होना शुरू हो गया। सड़कों पर इकट्ठा होना शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हुआ। 8 सितंबर रात 9 बजे तक ये देखिए, पोखरा, भरतपुर, काठमांडू, नेपाल, सॉरी इटहरी और विराटनगर, इन सभी जगहों पर यहाँ आंदोलन शुरू कर दिए गए। आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, ये शांतिपूर्वक था आंदोलन शुरुआत में, लेकिन नेपाल की सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की और इन्होंने शूट एंड साइट के ऑर्डर दे दिए। यानी जैसे ही ये लोग अगर मान लीजिए कहीं गलत गतिविधि करते हैं या इस आंदोलन को दबाने के लिए इन पर गोली के आदेश दे दिए। और फिर वहाँ की जो सरकार है, जैसे ही उसने गोली के आदेश दिए, यहाँ के जो कार्यबल हैं, दल बल हैं, उन्होंने बच्चों पर गोली चला दी और उसमें लगभग 19 बच्चों की मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद आंकड़ा 25 तक पहुंच गया और ये आक्रोश का सबसे बड़ा कारण बना। और इसकी आधारशिला यानी इस जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ है, जो हिंसक हुआ बाद में, वो इसी कारण हुआ क्योंकि वहां पर इतने बच्चों की डेथ हो गई। फिर इसके बाद भीड़ बढ़ती गई लगातार और वो भीड़ जो है बेकाबू हो गई। इसमें पूरे प्रोटेस्ट में ये कहीं ना कहीं इन लोगों को टारगेट कर रहे थे जो भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं और इनके बच्चों को, इनको सभी को इन्होंने दिखा रहे थे। नेपो किड्स का जो प्रचार प्रसार है वो लगातार चल रहा था। लेकिन गोली चलाने के बाद ये भीड़ हिंसक हो गई, आक्रोशित हो गई। और इसके बाकायदा यहाँ पर कुछ बच्चों ने, कुछ उनके जो परिजन हैं, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से इन्होंने गोलियां चलाना शुरू किया। और उसके बाद जब भीड़ हिंसक हुई तो स्थिति ये हो गई कि उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास उन्होंने एक जब बैठक बुलाई और बाकी के जो नेता हैं उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि साहब, आपके पास रेजिग्नेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी से आप रेजिग्नेशन दे दीजिए। रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन भीड़ वहां पर रुकी नहीं और उसके बाद तोड़फोड़ शुरू होती है और इतनी खतरनाक घटना घटित होती हैं
कि आप जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। प्रदर्शनकारियों ने पीएम ओली के निजी घर में आग लगाई, धुएं का गुबार दूर तक दिखा। यानी जो केपी शर्मा ओली हैं प्रधानमंत्री वर्तमान के, उनके घर को जला दिया और केपी शर्मा ओली को वहां से भागना पड़ा। वहां की ये तो वहां पर ठीक रहा कि सेना जो है उसने हस्तक्षेप किया और केपी शर्मा ओली को हेलीकॉप्टर में बिठाकर कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। केपी शर्मा ओली हालांकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि दुबई भाग गए हैं, कभी कहा जा रहा था कि सेना की ही उसमें अंडर में हैं और सुरक्षित हैं। फिर इधर देखिए संसद भवन को आग लगा दी गई। संसद भवन पर इन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इन्होंने राष्ट्रपति आवास शीतल भवन में भी आग लगाई, सामान लूट कर ले गए। मतलब बेकाबू भीड़ हो चुकी थी, जो इनकी समझ आ रहा था फिर वो वही कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी घर में भी आग के हवाले कर दिया, यानी राष्ट्रपति के घर को भी जला दिया। नेपाली कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आग लगा दी। ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर से बरामद नोटों को हवा में उड़ा दिया। आप देखिए ऐसी ऐसी घटनाएं। और ये वित्त मंत्री विष्णु पौडेल जो हैं, इनकी तो इतने खतरनाक वायरल हुआ है कि इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। और जो बच्चे हैं, जो बिल्कुल युवा हैं, वो इन पर, जैसे कि एक बच्चे ने उछलकर इसके क्या है लात मारी है। तो इस तरीके से घटनाएं सब देखी हैं। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी, उनको घर में घुसकर पीटा गया। ठीक है। और देखिए यहाँ एक दर्दनाक घटना हुई कि पीएम झालानाथ खनल के घर में आग लगाई और उनकी पत्नी जो है इस आग में झुलस गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। सुरक्षा बलों से हथियार तक इन लोगों ने छीन लिए थे और इन हथियारों को ये लहरा रहे थे और लास्ट में यहाँ पर दीवारों पर लिख रहे थे बी बॉर्न, यानी हम जीत गए हैं। ऐसा एक मंजर जो है यहाँ पर देखा गया। बेकाबू भीड़ का फायदा बहुत से लोगों ने उठाया। यहाँ की जो जेल है, नेपाल पुलिस जो है वहां पूरी तरह से अक्षम थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। नेपाल की जेलों को तोड़ दिया गया, वहां से कई नेताओं को छुड़ाया गया और नेपाल के जो कैदी हैं वो वहां से निकल भागे। देखिए यहाँ पर जैसे कि ये व्यक्ति हैं जिनको गोरे के नाम से जाना जाता है, ये बहुत बड़े तस्कर हैं, चूड़ामणि उप्रेती। ये व्यक्ति भी फरार हो गया। 3800 किलो सोने की तस्करी का इन पर आरोप था। यहाँ पर जैन जी के जो नेता हैं वो सब कह रहे हैं वी आर डूइंग दिस मूवमेंट अगेंस्ट द करप्शन एज इट इज रैम्पेंट और वी शुड चूज सुशीला कार्की एज द बेस्ट ऑप्शन एज द गार्जियन ऑफ द कंट्री। यानी जैन जी के जो नेता हैं उन्होंने फिर ये बताना शुरू कर दिया कि भाई हम चाह क्या रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में चीन में भारतीय राजदूत जो हैं उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी कि मानसरोवर यात्रा पर जो भारतीय जा रहे हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए अभी बड़ा मुश्किल कार्य है, तो इस पर आप हालात को देखते हुए अपनी यात्रा को रोक दें। इसके अलावा जो कैदी भाग रहे थे वहां से, उसमें भारतीय सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल के बॉर्डर पर उन्होंने 35 कैदियों को पकड़ा और 35 कैदियों में से 22 कैदी उत्तर प्रदेश में और 10 बिहार में, 3 बंगाल में पकड़े गए। इसके अलावा 14 कैदी जो है वो घायल हुए। 3 कैदियों को गोली मारने से उनकी हत्या हो गई रामछेपा जेल में गुरुवार को। यहां कहने का मतलब ये सब कुछ इस तरीके से चल रहा था कि जेलों से 7000 कैदी वहां पर लगभग भाग गए हैं। आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, कई जगह पर जैसे 3800 भी मैंने पढ़ा है, तो 3800 के आसपास कैदी बढ़े। अब इसमें इस घटना के बाद में बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिन्होंने सरेंडर किया है और वापस भी आ गए हैं, पर अव्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। बालेन शाह जो हैं, जिनको प्रधानमंत्री का दूसरा दावेदार माना जा रहा था सुशीला कार्की के बाद, उन्होंने अपील भी की कि ये जो संपत्ति है ये हमारी है, इस देश की है, इसको बनाने में हमने बहुत कुछ किया है और युवा शक्ति से मैं आग्रह करता हूं कि इस संपत्ति को नष्ट ना करें, अपनी ऊर्जा को बहुत सारे आगे जो आने वाले कार्य हैं उसके लिए बचा के रखें। और आज जो जैन जी के जो ये छात्र थे, यानी युवा वर्ग जो था, उसको भी कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है कि हमने संपत्ति को जलाकर, संपत्ति को नष्ट करके बहुत गलत किया है। देखिए नेपाल के जैन जी विरोध प्रदर्शन में शामिल कुछ नौजवान अब अफसोस क्यों जता रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है प्रदर्शनकारियों में, किशन रोनियार, ये कह रहे हैं कि हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम इस बात को लेकर भी आश्वस्त नहीं है कि अगली सरकार जो बनेगी वो भ्रष्टाचार मुक्त होगी या नहीं। यानी हमने ये आंदोलन कर तो दिया, हमने हमारी संपत्ति को जला तो दिया, नष्ट तो कर दिया, बहुत कुछ खो दिया, लेकिन क्या वास्तव में जिसके लिए हमने किया वो हमें प्राप्त होगा? क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा? इन सब पर बात हो रही है। दूसरा ये व्यक्ति निराजन कुमार जो है, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात आप सुनना, ये कहते हैं कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान हमारा ही नुकसान है,
हमारे आंदोलन में दूसरे लोग भी शामिल हो गए थे और उन्होंने ही संसद को आग के हवाले किया है। यानी इसका फायदा जो है दूसरे लोगों ने भी उठाया है। ये कह रहे हैं कि सारा कुछ हमने ही नहीं किया। इस जैन जी जो प्रदर्शनकारी थे, जो आंदोलन मूवमेंट के जो इसमें जो शामिल हुए थे, उनके अलावा बाहरी लोग भी थे जिनका शायद मकसद यही था यहाँ पर हिंसा को और बढ़ाना। उन्होंने ये सारे कार्य किए हैं, यानी ये हमारे काबू से भी चीज़ें बाहर हो गई थी। तो इस तरीके से नेपाल में एक बहुत ही तख्ता पलट हुआ है, लेकिन बहुत दर्दनाक तख्ता पलट हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि भारत के पड़ोस में दोबारा से अच्छे तरीके से लोकतंत्र स्थापित हो, शांति स्थापित हो। और ये जो युवा वर्ग है जिसने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रही हैं। हिंसा इतने ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं होनी चाहिए थी। आप तख्ता पलट करने हो तो आपकी भीड़ ही काफ़ी थी और आप अपनी बात को मनवा सकते थे। संसद को जलाना, महिलाओं पर अत्याचार करना और इसके अलावा कुछ और भी घटनाएं, जैसे कि देखिए भारतीय जो रिपोर्टर्स हैं, इनका काम है रिपोर्टिंग करना, इन पर भी आपने हाथ उठाया है, इनसे बदसलूकी की है। ये अपने आप में गलत है। तो नेपाल के युवाओं को ये आगे समझना चाहिए। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।